तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन इज Sunrise Limited reported the net profit after tax of rupees 6,40,000 for the year ended 31st March 2023. The relevant extract from the balance sheet as at 31st March 2023 is, आपको देखो 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, 2 ईयर है आपके पास, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड पेबल्स एंड द प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। नीचे डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है कि 55,000 का डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी पे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 50,000 का। गेन है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 विच इज अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। अब अगर आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर है तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखा करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम साइड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं अपना, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन में उन्होंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा उन्होंने क्वेश्चन में। आपको कितना है वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट? उन्होंने आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 6,40,000 का। अब भैया याद करो, मैंने आपको एक एक्रोनिम बताई थी इसके आगे की, पीपीटाई। हमें ऐड करना है बेसिकली पीपीटाई, जहां पर पी से मतलब है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ। प्रीवियस ईयर का 15 और करंट ईयर का 20,000। मैंने आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई थी कि पहली चीज, क्या नीचे इंफॉर्मेशन में टैक्स रिलेटेड कोई बात है? नहीं है, नहीं है। यानी कि सिर्फ आपके पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर बैलेंस है। तो तब आपने क्या करना होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो तो हमारा टैक्स पेड माना जाएगा, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखते हैं। बट जो आपका करंट ईयर का आपका जो बैलेंस दे रखा है उसे आप मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कौन से वाला लिख रहे हैं? करंट ईयर वाला, विच इज 20,000। तो ये आ गया आपका 6,60,000। यहां तक कोई दिक्कत? पीपीटीआई, सेकेंड पी का मतलब क्या था वहां पे? प्रपोज डिविडेंड। हालांकि मैंने टोटल कर दिया, पहले पूरा चेक करना। नेक्स्ट पी था प्रपोज डिविडेंड, टी का मतलब था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर आई था हमारे पास इंटरिम डिविडेंड। हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, मैं इसमें से कुछ भी नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद लेस में आती थी आपकी रिफंड ऑफ टैक्स। बट इन सभी के बीच में एक दो और चीजें थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड इनकम, जहां पर आप एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और इनकम को लेस करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। कैसे पता चला मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के नाम से हमारे पास सिर्फ एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है। हमेशा आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जिसको आप यहाँ से क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि पहले आपने इसको ऐड कर रखा होगा। तो ये है हमारे पास 50,000 की। तो बेसिकली आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। तो ये आपने यहां लिख देना है 6,10,000, ठीक है भाई। अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग बनता है वो बनता है ऐड करना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके लिए मैंने आपको यहां पर भी एक एक्रोनिम याद कराया है, किसके नाम से? पेड लॉस, जहां पर पी का मतलब होता है प्रीमियम पेड। क्या आपने कहीं पर भी क्वेश्चन को रीड करते टाइम प्रीमियम वर्ड सुना? तो नहीं था। ए का मतलब होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कहीं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं है। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट के लिए आपको चेक करना है कि आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी क्या, कोई डिबेंचर्स हो, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कोई लोन हो, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। डी फॉर द डेप्रिसिएशन, ये तो हमने पढ़ा था अभी। तो आपके पास क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो है, तो लिख दीजिए इसको तुरंत। हमारे पास 55,000 का है। उसके बाद एल से मतलब था हमारा पूरा लॉस ही है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमारे पास सेल ऑफ एसेट तो है बट उसमें प्रॉफिट है, तो इसका मतलब सिर्फ इकलौता यही एक्सपेंस है हमारे पास 55,000 का। तो ये आया आपका 6,60,000
5,000। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप करते हैं वो आपकी होती है कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड, जिसके लिए फिर से मैंने आपको यहाँ पे याद कराया था ड्रिप। ड्रिप मतलब डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट कहीं नहीं सुना, बट प्रॉफिट गेन सुना था क्वेश्चन रीड करते टाइम। दिख गया आपको? क्वेश्चन में गेन और प्रॉफिट दे रखा है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज 20,000, और एक ही चीज है आपके पास, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे। ये आ चुका है आपका 6,45,000। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये आपका क्या निकल कर आया है? ये आपका निकल कर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से पहले तक का प्रॉफिट हमें मिल चुका है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और आप लेस करते हैं डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, चलिए बताइए अब मुझे। आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहले इन्वेंट्रीज है। लास्ट ईयर आपकी इन्वेंट्रीज 1,25,000 की थी, अब 1,15,000 की हो चुकी है। इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपकी इन्वेंट्रीज कम हो गई है, तो डिक्रीज इन एसेट्स आप लोग कहां लिखते हो? यहाँ पे, तो आप यहाँ लिख देंगे इन्वेंट्रीज 10,000। हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,10,000 से 1,50,000 के हो गए हैं, 40,000 से बढ़ गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए करंट एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना लेस करते हैं आप, तो ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ये एक नेगेटिव अमाउंट है। ठीक, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 से 20,000 के हो गए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। आपके एसेट है 14,000 से 14,000 लिख दिया। ट्रेड पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है 80,000 से 1,10,000 की हो गई है, 1000 से इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी का बढ़ना। उसके बाद प्रोविजन पर टैक्स लिखा है, उसका तो ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40,000 का पॉजिटिव अमाउंट था, तो ये हो गया आपका 6,85,000। उसमें से आप माइनस करते हैं 54,000 यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका निकल के आ चुका है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है, जो आपने यहाँ लेस की है अगर, तो यहाँ ऐड करेंगे, अगर यहाँ ऐड किया होता तो यहाँ लेस करते हैं, अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कितने की थी? 50,000 की, तो आपके पास ये हो चुका है 6,81,000। उसके बाद ये आपका क्या निकल कर आया फिर उसके बाद? अच्छा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी इतना, आप इसको सीधे लेस करेंगे। अब टैक्स पेड, अब टैक्स पेड कितना आएगा? टैक्स पेड वही आएगा, आपने यहाँ करंट ईयर का लिया, प्रीवियस ईयर का लेंगे अब आप यहाँ पे टैक्स पेड, विच इज टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का लेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 15,000, तो माइनस करके आपका आंसर आएगा 6,66,000। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आया। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आप इसे लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन हो गया, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से हर एक चीज को आप लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हो। मेन पॉइंट इज कि आपको बस ये पता होना चाहिए क्या ऐड और क्या लेस होता है, उसे क्वेश्चन में ढूंढना है बस आपको। तो इसके लिए जो मैंने आपको एक्रोनिम याद कराया है ना, ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर आपको याद रहे तो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो आपको यहाँ पर बनानी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10% डिवेंचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास। Half of the investment held in the beginning of the year was sold at 10%. Depreciation on land and building was 50,000. Interest received on investment 75,000. ये पूरे इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ आपको एक अपना माइंडसेट रखना है कि यहां पर हमें देखना है पहली चीज तो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। तो मेरे पास सबसे पहले ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 10% डिवेंचर में।
अगर मैं देखूं तो पिछले साल ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, इस साल ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो गई है, इसका मतलब आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी। उसके अलावा लेकिन उन्होंने नीचे एक इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट पे बेच दी है। अब ना यहां पर हो गई है बात थोड़ी सी घुमा फिरा के, तो यहां हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाएंगे, 10% इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं ऐसे अकाउंट बना रही हूं, आप प्रॉपर अपना बनाओगे जैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट अकाउंट की तरह ही चलेगा, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप क्या करेंगे, डेबिट। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, एंड में आते आते वो कितने की हो गई, 10 लाख की। कोई उसके बाद नीचे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपके पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा उसका हाफ मतलब 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। जब आप बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, आप यहां लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। आपने आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 2.5 लाख का 10% कितना हुआ, 25,000। 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, 25,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो कितने की बेची होगी आपने, 2.5 लाख प्लस 25 यानी कि 2,75,000। बात समझ में आई। टोटल इधर कितना आएगा, 12,75,000, इधर भी 12,75,000। अब ये जो 25,000 का प्रॉफिट है आपको ये भी शो करना होता है इधर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना, 25,000। अब 12,75,000 में से 5,25,000 माइनस करो, कितना आएगा, तो 7,50,000 का आपका यहाँ बैलेंस निकल कर आया, जिसे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और एक्चुअल में यही है आपकी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर सेल की इंफॉर्मेशन नहीं होती तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो गई थी, आप सीधे यहां लिख देते परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। बट क्योंकि सेल की इंफॉर्मेशन आई तो हमें पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज भी किया, बट कितने की किया है वो हमने अकाउंट बना के निकाला है। ठीक है, तो अब इसको लिख देते हैं यहां पर। सबसे पहले आप यहां लिखोगे सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इन 2,75,000, ठीक है, 2,75,000। फिर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज भी करी है, परचेज ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, या इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, कुछ ऐसा नाम है, आप सही लिखना, 7,50,000। ठीक है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर 7,50,000 नेगेटिव अमाउंट है क्योंकि आउटफ्लो है, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये इनफ्लो है, सेल से इनफ्लो होगा और परचेज से आउटफ्लो। अब नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। देखो लैंड एंड बिल्डिंग में अगर मैं देखूं तो 9 लाख से 15 लाख के हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। बट अगेन आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी तो है उसी लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000। जी हाँ, तो अब आप यहाँ पे क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन भी आ गया है तो अब आप यहाँ पे इसका भी अकाउंट बनाएंगे। फिर से टू बैलेंस बीडी, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी आपके पास, 9 लाख रुपए की। एंड तक आते आते आपकी वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 15 लाख की। आप कह रहे हो आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगा दिया 50,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन। तो अब आप यहाँ पे क्या मानेंगे, 15,50,000। 15,50,000 में से 9 लाख माइनस किया तो कितना आएगा, 6,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, यहां पर भी ये आपकी परचेज है। ठीक है, देखो अकाउंट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितने से, 6,50,000 से। बताइए पहले यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बता दिया ना उन्होंने खुद से, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 75,000। तो बस सारी चीजें हो चुकी हैं। पॉजिटिव वालों को प्लस करके आप यहां पर लिखेंगे 3.5 लाख। उसके बाद यहां आ जाएगा आपका ये 14 लाख, बट ये नेगेटिव का आ रहा है। तो बताइए जरा 14 लाख में से 3,50,000 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
तो ये आ रहा है आपका 10,50,000 नेगेटिव का बैलेंस आ रहा है आपका। तो इसे आप लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जी। सो क्वेश्चन नंबर 35, from the following extracts of the balance sheet of X Limited, calculate the cash flow from financing activities। अब हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ऊपर काम करना है कि वहां से किस तरीके से कैश फ्लो जनरेट करेंगे हम। आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है 12% डिवेंचर्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जैसे कि इक्विटी शेयर्स इशू हुए होंगे तो उनकी डेट्स मेंशन की गई है कि 31 मार्च को आपने 2023 को न्यू शेयर्स इशू किए हैं। इंटरिम डिविडेंड पे करोगे इक्विटी शेयर्स पे 15% के हिसाब से। प्रीमियम शेयर्स भी प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने रिडीम करे हैं 31 मार्च 2023 को 5% के प्रीमियम पे। 12% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख जो है वो आपने इशू करे हैं 31 मार्च 2023। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से मुझे एक कॉमन चीज मिली, वो ये कि चाहे आपने शेयर्स को रिडीम किया है, चाहे आपने उन्हें इशू किया है, या डिवेंचर्स भी जैसे हमने रिडीम या इशू करे हैं, डेट 31 मार्च 2023 यानी कि एंड की डेट पे ही सारा काम हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब भी आप करोगे तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो उसके दो सोर्स हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। यानी कि या तो शेयर्स की तरफ से आपके पास पैसा आ रहा है या बाहर की तरफ से इन द सेंस ऑफ कि डिवेंचर से पैसा आ रहा है या बैंक लोन से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि लास्ट ईयर था 4 लाख और अब हो गए हैं 5,25,000। तो बताइए कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो? शेयर्स इशू करते हैं, आपके शेयर्स पहले कितने के थे? सिर्फ 4 लाख के थे, अब वो 5,25,000 के हो चुके हैं। तो शेयर्स इशू इनफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 हो गया। नेक्स्ट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात अगर हम देखें तो 5,50,000 से 4 लाख के हो गए, कम हो गए। आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, पेमेंट वापस जा रही है। तो आप यहां लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने के रिडीम कर दिया आपने? 1.5 लाख के रिडीम कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12% डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख के हो गए, 1 लाख से बढ़ गए, इशू हुए हैं। आप यहां लिखोगे इशू ऑफ 12%, तो 1 लाख से आपके डिबेंचर्स इशू हो गए। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। वहां पर जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि आपको इंटरिम डिविडेंड पे करना है ऑन इक्विटी शेयर्स। बट एक बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा दी थी कि देखो डिविडेंड की जब भी बात आती है, अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया जा रहा है तो प्रेफरेंस वाले जरूर मांगेंगे। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड ही देना है। तो आप सबसे पहले यहां लिखोगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना। बात आती है कि कौन सी वैल्यू पे दोगे। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,50,000 से 4 लाख की हो गई है, कम हुआ है ना, तो दोनों में से कौन से अमाउंट पे देंगे हम? देखो अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमेशा जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उस पर डिविडेंड पे करेंगे। बट उन्होंने ना आपको एक डेट मेंशन कर दी थी कि प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करे हैं एट द एंड। इसका मतलब आपने पूरे साल 5,50,000 रुपए उनके इस्तेमाल करे हैं। तो आप यहां पर 5,50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे कितना परसेंटेज प्रीफिक्स है? 10%, वही उनका डिविडेंड रेट होता है। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 55,000। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो इंटरिम डिविडेंड की बात थी, तो इंटरिम डिविडेंड भी हम पे कर देते हैं। अब इंटरिम डिविडेंड उन्होंने इक्विटी शेयर्स पे बोला है। अब इक्विटी शेयर्स के भी आपके पास दो अमाउंट है, 4 लाख और 5,25,000। अब किस पे करें? फिर से कुछ नहीं लिखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस पे यानी कि प्रीवियस ईयर के बैलेंस पे, बट आपको फर्स्ट पॉइंट में एक डेट मेंशन है। उन्होंने बोले जो 1,25,000 आया ना, ये अभी आया एंड की डेट पे। शुरुआत से आप 4 लाख इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप 4 लाख पे 15% के हिसाब से 60,000 पे करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब एक बार जब मैं पॉइंट्स की तरफ देखूं तो डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ बात है। आपके डिबेंचर के आगे भी एक परसेंटेज प्रीफिक्स है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस पे भी, तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। इस अमाउंट पे स्टार्टिंग में आपके पास डिबेंचर थे 3 लाख के, अब 4 लाख के हो गए हैं। ये जो 1 लाख के पैसा आया है आपके पास, ये अभी अभी आया, ये भी 31 मार्च 2023 31 मार्च लिखा है, तो इसका मतलब आपको 3 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख का 12% 36,000। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं। हाँ जी, अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाऊं, मैंने फर्स्ट पॉइंट का यूज किया जब मुझे इंटरिम डिविडेंड निकालना था। इंटरिम डिविडेंड सेकंड पॉइंट हमने पे कर दिया है। थर्ड पॉइंट में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उन्होंने बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स ना आपने रिडीम तो करे 31 मार्च को, लेकिन 5% के प्रीमियम पे। ये जो आपने 1,50,000 पे करे हैं, इसके ऊपर आपने 5% का प्रीमियम भी पे करा है। तो आपके पास 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप यहीं पर प्रीमियम का अमाउंट भी दिखा देते साथ साथ ऐड करके, या कभी जैसे हम भूल जाते हैं, हमने बाद में देखा, तो आप अलग से भी लिखते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1.5 लाख पे 5% आप पे कर रहे हो 7,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, सब कुछ हम कर चुके हैं। पॉजिटिव अमाउंट का टोटल करें तो 2,25,000 आ रहा है। नेगेटिव का टोटल करते हैं, ये आ गया हमारा 3,08,500। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे, ये आता है आपका 83,500 नेगेटिव का। और जब आपका आंसर नेगेटिव आए तो वो आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम लोग लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो बस ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत सिंपल होती है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा ऑपरेटिंग में ही आप परेशान होते हो। ठीक है।